हेलो एवरीवन, वेलकम टू कुलदीप क्लासेस। फ्रेंड्स, मेरे पास JKPSI प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है 2018 का, जिसकी हमने 2 वीडियोस पहले की अपलोड कर दी हैं, जिसमें हमने 60 क्वेश्चन जो है वो कवर कर लिए थे। तो फ्रेंड्स, मैं इस सीरीज़ में आपको इन डेप्थ जो है क्वेश्चन समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आपको किसी भी एग्ज़ाम की जो डिमांड होती है वो आपको समझ आए। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 61 से स्टार्ट करेंगे। अगर आपने हमारी पहले वाली वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप पहले वो वाली देख लीजिए, फिर आप ये वाली वीडियो देखिए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 है, बर्नौलीज प्रिंसिपल इज़ बेस्ड ऑन विच वन अमंग द फॉलोइंग लॉज। तो फ्रेंड्स, जो बर्नौलीज प्रिंसिपल है वो हम डराइव कर सकते हैं फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से हम बर्नौलीज प्रिंसिपल को जो है वो ड्राइव कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर आएगा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से जो है हम बर्नौलीज प्रिंसिपल ड्राइव कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 62, द टेम्परेचर ऑफ वाटर एट द बॉटम ऑफ ए लेक हुज अपर सरफेस हैज़ फ्रोजन टू आइस वुड बी अराउंड। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन मैं आपको थोड़ा सा पहले इसका कंसेप्ट बताता हूँ। एक्चुअली होता है क्या है कि जो मास है पर यूनिट मास क्या होता है? मास इज़ द पर यूनिट जो पर यूनिट वॉल्यूम, ये जो वाटर होता है इसका पर यूनिट कितना वॉल्यूम का कितना मास बनता है, पर यूनिट वॉल्यूम का कितना मास बनता है, दैट इज़ कॉल्ड द डेंसिटी ऑफ द वाटर। ओके, तो यहाँ से आपको डेंसिटी ऑफ द वाटर क्या हो गई कि पर यूनिट वॉल्यूम का कितना मास है, दैट इज़ कॉल्ड द डेंसिटी ऑफ द वाटर। द डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस इज़ मैक्सिमम विच इज़ इक्वल टू 1000 kg। ठीक है, 1000 kg पर सेंटीमीटर क्यूब। तो होता क्या है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है ना, इंक्रीज इन टेम्परेचर डाउन द लेक डज नॉट क्रिएट द फेवरेबल कंडीशन फॉर फ्रीजिंग ऑफ द लेक। एक्चुअली होता क्या है, आल्सो आइस जो होती है वो लेस डेंस होती है एज कम्पेयर टू वाटर। दैट इज़ वाई आइस ऑलवेज फ्लोट्स ऑन वाटर एंड डज नॉट सेटल डाउन एट द बॉटम, और दैट इज़ द रीज़न वाई द लेक डज नॉट स्टार्ट फ्रोजन फ्रॉम द बॉटम। यहाँ पे क्वेश्चन ये था क्वेश्चन का कि अगर लेक के ऊपरी वाले हिस्से में जो टेम्परेचर है एट द बॉटम ऑफ ए लेक हुज अपर सरफेस जो फ्रोजन है, जो बर्फ़ से ढकी हुई है, तो नीचे कितना टेम्परेचर होगा। तो मैं आपको बता दूं कि जो ऊपर बर्फ़ जमी होगी ना, ऊपर जितना मर्जी नेगेटिव टेम्परेचर आ गया होगा तो नीचे बर्फ़ नहीं जमेगी, क्योंकि बर्फ़ का जो डेंसिटी है वो वाटर से कम होती है। तो बर्फ़ जो है वो हमेशा ऊपर फ्लोट करेगी और नीचे का टेम्परेचर हमेशा कम होगा। तो नीचे का टेम्परेचर जो है वो यहाँ पे कितना होगा, 4 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे इसका सही आंसर आ जाएगा 4 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो 4 डिग्री सेल्सियस पे जो है, क्योंकि नीचे जो लेक का बॉटम पे, लेक का अगर हम ऊपर सरफेस लेवल पे करें बात, तो वहाँ पे टेम्परेचर कम होगा, वहाँ पे बर्फ़ जमी होगी, लेकिन उसके बॉटम पे जो है वो ग्राउंड में वाटर का टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा होगा, राइट, क्योंकि बर्फ़ जो है वो उसकी डेंसिटी कम है और वो हमेशा फ्लोट करेगी। 63, टाउनगव पास इज़ ए माउंटेन कॉरिडोर कनेक्टिंग इंडिया विद। कहते हैं कि टाउनगव पास जो है वो इंडिया को किसके साथ ज्वाइन करता है। तो टाउनगव पास इज सिचुएटेड इन द रखाइन स्टेट इन वेस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द म्यांमार। टांगन पास जो है वो रखाइन स्टेट है, एक वेस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द म्यांमार। इट इज़ ए माउंटेन कॉरिडोर कनेक्टिंग इंडिया विद म्यांमार। तो टांगव पास जो है वो इंडिया को किसके साथ जोड़ता है, म्यांमार के साथ जोड़ता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट्स आर लोकेटेड इन इंडिया। तो इनमें से कौन सी इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट जो है वो इंडिया में लोकेटेड है। हरप्पन साइट जो है, यहाँ पे हरप्पन साइट पाकिस्तानी पंजाब, जो पंजाब का हिस्सा पाकिस्तान में आता है वहाँ पे हरप्पन साइट है। हरप्पन वाज द फर्स्ट सिटी टू बी डिस्कवर्ड बाय एक्सकवेशन एंड देयरफॉर द इंडस वैली सिविलाइजेशन इज आल्सो नोन एज द हरप्पन सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन को हरप्पन सिविलाइजेशन इसलिए बोला जाता है क्योंकि हरप्पन सिविलाइजेशन सबसे पहले डिस्कवर हुई थी, जो पाकिस्तानी प्रोविंस है पंजाब में आती है। दूसरी है यहाँ पे, लोथल एंड धोलावीरा इज़ लोकेटेड इन गुजरात। लोथल और धोलावीरा जो है वो गुजरात में है। भोनावली हरियाणा में है। राखीगढ़ी भी हरियाणा में है। तो यहाँ पे धोलावीरा आ गई। धोलावीरा कहाँ पे है, गुजरात में आ गई। ये आपकी गुजरात में, ठीक है। धोलावीरा जो है वो गुजरात में आ गई, ये पाकिस्तान में आ गई। तो धोलावीरा गुजरात में है, हरप्पन पाकिस्तान में है।
ये जो फिर और यहाँ पे कौन सी है, बाबरकोट, धोलावीरा भी हो गया, बाबरकोट, मोहनजोदारो। तो मोहनजोदारो भी पाकिस्तान में है, बाबरकोट भी गुजरात में है, ठीक है। तो हमें पूछा क्या गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट्स आर लोकेटेड इन इंडिया, इनमें से कौन कौन सी इंडिया में लोकेटेड है। तो धोलावीरा मैंने बता दिया गुजरात में, बाबरकोट जो है वो भी गुजरात में, हड़प्पा पाकिस्तान प्रोविंस में है, और मोहनजोदारो जो है वो भी यहाँ पे नहीं है। तो यहाँ पे सही आंसर इसका आएगा थर्ड पार्ट एंड फोर। तो थर्ड और फोर्थ पार्ट का सी पार्ट इज़ द करेक्ट आंसर। बाबर नाट जो है वो भी गुजरात में है, धोलावीरा भी गुजरात में है। तो थर्ड एंड फोर्थ पार्ट इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट इज द 65। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय ए 760 मिलीमीटर कॉलम ऑफ ए मर्करी एट 0 डिग्री सेल्सियस इज़ नोन एज। तो जो कहते हैं कि ये जो प्रेशर एक्सर्ट होता है 760 mm पे मरकरी 0 डिग्री सेल्सियस पे, उसको क्या बोलते हैं। यहाँ पे मैं ना सबसे पहले आपको यहाँ पे एक वन लाइन की डेफिनेशन इनकी सबकी बता देता हूँ, ठीक है। एटमॉस्फेयर की डेफिनेशन क्या होती है, इट वाज ओरिजिनली डिफाइंड एज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय 760 mm ऑफ मरकरी एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड स्टैंड, ठीक है। तो इसका मतलब ये तो वन एटमॉस्फेयर की डेफिनेशन हो गई, ठीक है ना। वन एटमॉस्फेयर किसके बराबर है, वन एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 760 mm ऑफ मरकरी एट 0 डिग्री सेल्सियस। तो ये तो डेफिनेशन एटमॉस्फेयर की हो गई। अब यहाँ पे पास्कल था, तो पास्कल किसके बराबर होता है, ए पास्कल इज ए प्रेशर ऑफ 1 न्यूटन पर स्क्वायर मीटर। पास्कल जो है वो प्रेशर के यूनिट है, और ये किसके बराबर होता है, 1 न्यूटन पर स्क्वायर मीटर। दूसरा यहाँ पे है वन बार इज इक्वल टू 100,000 पास्कल के बराबर होता है। अब वन पॉइस है, वन पॉइस किसके बराबर होता है, वन पॉइस इज द विस्कोसिटी ऑफ ए फ्लूइड दैट रिक्वायर्स ए शेयरिंग फोर्स ऑफ 1 डाइन टू मूव ए स्क्वायर सेंटीमीटर एरिया ऑफ आइदर ऑफ 2 पैरेलल लेयर्स ऑफ फ्लूइड। तो यहाँ पे सही आंसर, ये डेफिनेशन किसकी दी हुई थी, वन एटमॉस्फेयर की डेफिनेशन दी हुई थी। क्वेश्चन नंबर 66। Which one of the following hormones is essential for the uptake of glucose by cells in the human body? तो इसका सही आंसर है इंसुलिन। इंसुलिन blood glucose concentration is monitored and controlled by the pancreas. Two of the key hormones involved in regulating this process are insulin, which control uptake of glucose by different cells, and glucogen which controls releasing of glucose from stores within the body। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, इंसुलिन जो है वो, इंसुलिन हार्मोन जो है वो ज़रूरी होता है फॉर द अपटेक ऑफ ग्लूकोज बाय द सेल्स इन द ह्यूमन बॉडी। 67। एटीट्यूड सिकनेस इज काज्ड एट हाई अल्टीट्यूड ड्यू टू। कहते हैं अल्टीट्यूड सिकनेस जो ये बीमारी है ये कैसे होती है, अल्टीट्यूड सिकनेस रिजल्ट्स फ्रॉम ए रैपिड चेंज इन एयर प्रेशर एंड एयर ऑक्सीजन यानी कंटेंट ऑफ ऑक्सीजन लेवल एट हायर एलिवेशन। तो जब हम हायर एलिवेशन पे जाते हैं तो जो ऑक्सीजन का कंटेंट बढ़ता जाता है और एयर प्रेशर में चेंज आती है, उसकी वजह से अल्टीट्यूड सिकनेस होती है। तो यहाँ पे सही आंसर इसका आ गया हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, लो लेवल ऑफ होमोग्लोबिन, हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका सही आंसर आ गया बी पार्ट, लो प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की कमी होने से ये वाली अल्टीट्यूड सिकनेस होती है। जैसे जैसे हम हाइट पे चढ़ते इंक्रीज़ होती है, हाइट पे जाते हैं तो ऑक्सीजन जो है वो उसकी क्वांटिटी कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 68। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू प्रोटेक्शन ऑफ इंडिविजुअल बीइंग ट्राइड फॉर ऑफेंसेस। 68। तो कहते हैं कि ए कन्फेशन कैन नेवर बी यूज्ड एज ए एविडेंस अगेंस्ट द एक्यूज। ये फ्रेंड्स क्वेश्चन पॉलिटी का है, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना। कहते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द प्रोटेक्शन ऑफ इंडिविजुअल बीइंग ट्राइड फॉर ऑफेंसेस। ये सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर है जो ऑर्डर जो है वो उस पर्सन के हक में जाता है जो उसने कोई ऑफेंस किया हो, ठीक है, जिसके ऊपर कोई चार्जशीट हुई हो या कोई FIR हुई हो, उसके केस उसके बारे में ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। तो इसमें क्या क्या ऑर्डर में क्या क्या प्रावधान थे। पहला प्रावधान इसका था कि ए कन्फेशन कैन नेवर बी यूज्ड एज ए एविडेंस अगेंस्ट द एक्यूज, यानी अंडर द कस्टडी ऑफ पुलिस, अंडर द कस्टडी ऑफ पुलिस अगर एक्यूज ने कुछ स्वीकार किया है, कोई कन्फेशन की है पुलिस के सामने,
वो एज ए एविडेंस कोर्ट में नहीं चलेगी। ठीक है, दूसरा पॉइंट, ये ठीक थी स्टेटमेंट। द एक्यूज मस्ट हैव वायोलेटेड एन एग्जिस्टिंग लॉ, कि हाँ ये हो सकता है कि अक्यूज जो पर्सन हो, जिसके ऊपर कोई इल्ज़ाम लगा हो, उसने कोई एग्जिस्टिंग लॉ वायोलेट किया हो, ये हो सकता है। एन एक्यूज कैन नॉट बी ट्राइड एंड पनिश्ड फॉर द सेम ऑफेंसेस अगेन। ठीक है, तो सेम ऑफेंस के लिए, एक ही काम के लिए उसको बार बार पनिश जो है वो नहीं किया जाएगा, उसको पनिश एक ही बार किया जाएगा। उसने नाट वाला पूछा है कि नाट करेक्ट है, ये तीनों करेक्ट हैं, ये पहले वाले तीनों जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने अपने आर्डर में कहे थे। जो फोर्थ वन है, द क्वांटम ऑफ पनिशमेंट मस्ट बी प्रोवाइडेड इन लॉ एज इट एग्जिस्टेड ऑन द डेट ऑफ कमीशन ऑफ ऑफेंस। यानी कह रहा है कि जो पनिशमेंट दी जाएगी वो मस्ट बी प्रोवाइडेड इन लॉ एज इट एग्जिस्टेड ऑन द डेट ऑफ कमीशन ऑफ एन ऑफेंस। यानी जब वो ऑफेंस उसने किया था तो उसके डेट से लेके करके उस डेट पे जो जितनी उसकी पनिशमेंट बनेगी उस हिसाब से उसको पनिशमेंट दी जाएगी। ऐसी कोई स्टेटमेंट सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दी थी। तो ये वाली स्टेटमेंट सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दी थी, ये ऊपर वाली तीनों स्टेटमेंट सुप्रीम कोर्ट ने दी थी। तो इसका सही आंसर जो है फिर नाट वाला पूछा है, तो डी पार्ट इसका सही आंसर है। तो ये मैं क्वेश्चन आपको फिर बता रहा हूँ, ये सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दी थी किसी अक्यूज्ड पर्सन जब उसको अरेस्ट किया जाता है तो उसके क्या क्या राइट्स बनते हैं, उन राइट्स पे सुप्रीम कोर्ट ने ये वाली जजमेंट जो है वो दी हुई है। ठीक है, 69 द हेडक्वार्टर्स ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक इज़ लोकेटेड इन। तो जो हेडक्वार्टर्स हैं इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक, उसके हेडक्वार्टर्स हैं बैंकॉक। तो इसका सही आंसर है बैंकॉक, जो थाईलैंड में है। एस्टैब्लिश्ड इन 1947, यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिकल सर्वे कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक serves as the highest inter-government regional platform to promote cooperation among member states for creating a more interconnected region working to achieve inclusive and sustainable economic and social development। यहाँ पे फ्रेंड्स मैंने ये यहाँ पे मैं आपको बता दूँ UNESCAP, इसकी फुल फॉर्म क्या हो गई, यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक। तो ये आपको कभी कभी फुल फॉर्म भी पूछी जाती है, ये मैंने आपको बता दी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर था बैंकॉक, थाईलैंड में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, ये भी पॉलिटी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 17, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिट्स इज इशूड बाय द सुप्रीम कोर्ट टू सिक्योर द फ्रीडम ऑफ ए पर्सन अपॉन अनलॉफुल अरेस्ट। फ्रेंड्स, सुप्रीम कोर्ट रिट्स जो है वो रिट्स कब इशू करता है, जब किसी सिटीजन ऑफ इंडिया के फंडामेंटल राइट्स जो हैं, फंडामेंटल राइट्स के ऊपर जो है वो गवर्नमेंट या कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल जो है वो अनलॉफुली अरेस्ट करता है या फंडामेंटल राइट्स को वायोलेट करता है, तो तब सुप्रीम कोर्ट जो है वो रिट्स इशू करता है। ये बहुत सारे रिट्स होते हैं, हैबियस कॉर्पस होता है, मैंडामस होता है, 3-4 और भी रिट्स होते हैं जो सुप्रीम कोर्ट या स्टेट कोर्ट, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जो है वो इशू कर सकता है। तो इसमें कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट, इसमें से कौन सा रिट्स है जो सुप्रीम कोर्ट इशू करता है टू सिक्योर द फ्रीडम ऑफ ए पर्सन अपॉन अनलॉफुल अरेस्ट। तो हैबियस कॉर्पस इसका सही आंसर आ गया, हैबियस कॉर्पस। हैबियस कॉर्पस लिटरली मीन्स टू हैव ए बॉडी ऑफ, दिस रिट इज़ यूज टू रिलीज ए पर्सन हु हैज़ बीन अनलॉफुली डिटेन्ड और इम्प्रिजन्ड। अगर किसी पर्सन को अनलॉफुली डिटेन किया गया हो या अरेस्ट किया गया हो, ऐसे पर्सन को सुप्रीम कोर्ट जो है हैबियस कॉर्पस का रिट इशूड करके जो है वो उससे वहाँ से इम्प्रिजनमेंट से या अनलॉफुली डिटेन किया गया होगा जो उसको वहाँ से रिहा करवा देता है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स। जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स क्या है, तो जम्मू, ये क्वेश्चन थोड़ा इजी है। Jammu and Kashmir Rifles is an infantry regiment of the Indian Army. Is an infantry regiment of the Indian Army. Part first is the correct answer. 72. Which sector currently contributes most to the gross domestic product of India? Most is the service sector. सर्विस सेक्टर सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है अभी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ इंडिया को। 73. With reference to the Simon Commission recommendation, which one of the following statement is correct?
कहते हैं साइमन कमीशन की रिकमेंडेशन के हिसाब से इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। तो पहले मैं आपको साइमन कमीशन के बारे में बता दूं। द कमीशन पब्लिश इट्स सेकंड वॉल्यूम रिपोर्ट इन मई 1930 में इसकी वॉल्यूम सेकंड की रिपोर्ट जो है वो सबमिट की गई। इट प्रपोज्ड द एबोलिशन ऑफ डायरकी एंड द एस्टेब्लिशमेंट रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट इन द प्रोविंसेस। तो ये इसमें कमीशन ने क्या जो है वो रिपोर्ट में कहा, इसने एबोलिशन कहा कि डायरकी की एबोलिशन की जानी चाहिए और रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट जो है वो प्रोविंसेस में एस्टेब्लिशमेंट उसकी होनी चाहिए। तो अब यहाँ पे कौन सा सही बनता है। इट रिकमेंडेड रिप्लेसमेंट ऑफ डायरकी विद रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन द प्रोविंसेस। तो इसका सही आंसर जो है वो सेटिंग ऑफ इंटर, ये भी नहीं। इट्स एक्चुअली एवोल्यूशन ऑफ बाई कैमरल, ये भी नहीं। इट रिकमेंडेड द इंडियन पुलिस सर्विस। तो सही आंसर है उसका हो गया कि इसने रिकमेंड किया कि डायरकी को रिप्लेस करो और रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट प्रोविंसेस में बनाओ। तो इसका सही आंसर जो है वो ए पार्ट है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन 74। कंसिडर द फॉलोइंग एक्शन बाय द गवर्नमेंट: कटिंग द टैक्स रेट, इंक्रीजिंग द गवर्नमेंट स्पेंडिंग, एबोलिशिंग द सब्सिडीज इन द कंटेक्स्ट ऑफ इकोनॉमिक रिसेशन। फ्रेंड्स, इकोनॉमिक रिसेशन पता कब होता है? जब कोई गवर्नमेंट में इकोनॉमिक क्राइसिस आ जाता है तो लोगों की नौकरियां चली जाती हैं या लोगों के जो एम्प्लॉयमेंट होती है वो चली जाती है। तो ऐसे में उसको बोलते हैं हम इकोनॉमिक रिसेशन, ठीक है। तो इकोनॉमिक रिसेशन जब होगा, जब लोगों की नौकरियां जा रही होंगी, लोगों के एम्प्लॉयमेंट जा रही होगी, तो तब गवर्नमेंट क्या करेगी? टैक्स को कट करेगी, बिल्कुल ठीक है, टैक्स कम करेगी, ये भी ठीक है। इंक्रीजिंग द गवर्नमेंट स्पेंडिंग, हाँ गवर्नमेंट अपनी खर्चा ज़्यादा बढ़ाएगी ताकि मार्केट में पैसा आए। एबोलिशिंग द सब्सिडीज़, ना ये गलत है, गवर्नमेंट सब्सिडीज़ बंद नहीं करेगी, गवर्नमेंट सब्सिडी देगी। तो इसमें कौन कौन सा इकोनॉमिक रिसेशन जब होता है तो फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट जो है वो ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड पार्ट ठीक है, तो इसका ए पार्ट इज़ द करेक्ट आंसर। इकोनॉमिक रिसेशन क्या होता है मैंने आपको समझा दिया। 75 क्वेश्चन है सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम फ्रेंड्स, ब्लड वेसल्स। सर्कुलेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 3 इंडिपेंडेंट सिस्टम दैट वर्क टुगेदर: द हार्ट, जिसको कार्डियोवास्कुलर सिस्टम बोलते हैं, लंग्स एंड आर्टरीज। आर्टरीज में बीन्स आ जाती हैं, कोरोनरी एंड पोर्टल वेसल्स, ब्लड वेसल्स, ठीक है। द सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्लो ऑफ ब्लड, न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन एंड अदर गैसेज एंड एज वेल एज हार्मोन्स टू एंड फ्रॉम सेल्स। तो यहाँ पे सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो ब्लड वेसल्स बनाती हैं, हार्ट बनाता है, ब्लड बनाता है। तो यहाँ पे इसका सही आंसर जो है वो आंसर आ गया सी पार्ट, ब्लड वेसल्स, हार्ट, ब्लड, ठीक है। वीन्स और आर्टरीज तो ब्लड वेसल ही हैं, तो इसमें हार्ट भी तो आना चाहिए था ना, तो ये भी नहीं आएगा। तो यहाँ पे सी पार्ट इज़ द करेक्ट आंसर, राइट। अल्प्स माउंटेन्स और हिमालय माउंटेन्स, मोस्ट इजी क्वेश्चन। हिमालयन माउंटेन्स जो है वो फोल्डिंग टाइप की माउंटेन्स हैं, तो अल्प्स जो हैं वो भी फोल्डिंग टाइप की माउंटेन्स हैं। तो इसका सही आंसर आ गया डी पार्ट। ओजोन लेयर सबसे पहले आपको पता है कि अर्थ के सरफेस के ऊपर जो ऊपर वाली लेयर है सबसे पहले वो ट्रोपोस्फेयर आती है, सेकंड लेयर जो है वो स्ट्रेटोस्फेयर आती है। तो ओजोन लेयर जो है वो स्ट्रेटोस्फेयर में होती है, तो ओजोन लेयर इज ए प्रेजेंट इन द स्ट्रेटोस्फेयर। अब मैं फ्रेंड्स ये वाला क्वेश्चन आपको बता दूं, तो ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। ये क्वेश्चन JKSSB क्लास 4 के जो एग्जाम हुए हैं उनमें भी रिपीट हुआ है और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में आता है। अब मैं इसका ट्रिक बताता हूँ फ्रेंड्स। ये जो स्ट्रेटोस्फेयर है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर है। इसमें बहुत सारे फिनोमिनाज होते हैं। ओजोन लेयर होती है, हमारे जो एरोप्लेन फ्लाइंग करते हैं एयर में जब, तो वो भी स्ट्रेटोस्फेयर में ही फ्लाइंग करते हैं, क्योंकि दिस लेयर इज़ फ्री फ्रॉम द क्लाउड। इस लेयर में कोई एटमॉस्फेरिक क्लाइमेटिक फिनोमिना नहीं होता है, फ्री फ्रॉम क्लाउड होती है। तो ये लेयर जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसी लेयर से बार बार क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है। ओके 78 विच वन अमंग द फॉलोइंग रॉक्स इज ए नॉट ए सेडिमेंट्री रॉक। तो यहाँ पे कौन सी सेडिमेंट्री रॉक नहीं है? शेल सेडिमेंट्री रॉक है, लाइमस्टोन से मार्बल बनता है, सैंडस्टोन भी जो है वो सेडिमेंट्री रॉक है। यहाँ पे शेल सेडिमेंट्री, स्लेट मेटामॉर्फिक, तो शेल स्टेट जो है वो शेल से ही तो बनती है, तो यहाँ पे सेडिमेंट्री रॉक कौन नहीं है? यहाँ पे स्लेट जो है वो मेटामॉर्फिक रॉक है, तो वो सेडिमेंट्री रॉक नहीं है। सी पार्ट इज़ द करेक्ट आंसर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन इंडिया। तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी इंडिया में थर्मल पावर प्लांट से आती है, चाहे वो डीजल से चलते हों या कोल से चलते हों, लेकिन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी जो है वो थर्मल पावर प्लांट से आती है। ओके
तो हाइड्रो पावर जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है वो ओनली 22% है। 70% इलेक्ट्रिसिटी जो है वो थर्मल पावर से ही आती है इंडिया में। क्वेश्चन नंबर 80, हु अमंग द फॉलोइंग वाज एसोसिएटेड विद द हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन वाज एस्टेब्लिश्ड इन द 1928 में एस्टेब्लिश्ड हुई एट फिरोज शाह कोटला इन न्यू दिल्ली बाय चंद्रशेखर आज़ाद, अशफाकुल्ला खान, भगत सिंह, सुखदेव थापर एंड जोगेश चंद्रा चटर्जी। तो यहाँ पे इनमें से सिर्फ किसका नाम है, यहाँ पे चंद्रशेखर आज़ाद थे, चंद्रशेखर आज़ाद यहाँ पे नहीं है। अशफाकुल्ला खान थे, वो भी यहाँ पे नहीं है। भगत सिंह थे, भगत सिंह यहाँ पे नहीं है। सुखदेव थापर यहाँ पे नहीं है। तो चंद्रशेखर चटर्जी, तो चंद्रशेखर जो है वो यहाँ पे हैं। तो इसका सही आंसर हो गया डी पार्ट। तो इसका सही आंसर हो गया डी पार्ट इज़ द राइट आंसर। 81, तो 81 जो है विच अमंग द फॉलोइंग इज़ द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ आवर बॉडी। तो यहाँ पे सबसे हार्डेस्ट पार्ट जो हमारी बॉडी का है वो है इनामेल ऑफ टिथ, ठीक है, इज़ द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ आवर बॉडी। द ग्रासलैंड रीजन ऑफ नॉर्थ अमेरिका, जो नॉर्थ अमेरिका के ग्रासलैंड रीजन्स हैं उनको प्रेरीज बोलते हैं। द सिंपलियल बायोस्फीयर रिजर्व इज़ लोकेटेड इन, जो सिंपलियल बायोस्फीयर रिजर्व है वो उड़ीसा में लोकेटेड है। अब फ्रेंड्स मैं इसके बारे में थोड़ा सा बता दूं क्योंकि ये बायोस्फीयर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो थोड़ा सा आपको मैं बता देता हूँ। सिंपलियल बायोस्फीयर रिजर्व उड़ीसा में है। इट्स नेम फ्रॉम द अबंडेंस ऑफ रेड सिल्क कॉटन। इसका सिंपल बायोस्फीयर रिजर्व इसीलिए नाम रखा गया है क्योंकि यहाँ पे रेड सिल्क जो है वो बहुत ज़्यादा, रेड सिल्क कॉटन जो है वो रेड सिल्क कॉटन ट्रीज ग्रोइंग इन द एरिया, इस एरिया में बहुत ज़्यादा मात्रा में रेड सिल्क कॉटन ट्रीज जो है वो ग्रो करते हैं। इट इज़ द 7th लार्जेस्ट नेशनल पार्क इन इंडिया। ये 7th लार्जेस्ट नेशनल पार्क है इंडिया में, चाहे वो नेशनल बायोस्फीयर रिजर्व हो या नेशनल पार्क हो, उनमें से 7th नंबर पे है। इट इज़ 7th लार्जेस्ट नेशनल पार्क इन इंडिया। द पार्क इज़ होम टू बंगाल टाइगर, एशियन एलिफेंट, गूर एंड चौसिंगा। दिस प्रोटेक्टेड एरिया इज़ ए पार्ट ऑफ द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व सिंस 2009। तो 2009 से ये जो सिंपल बायोस्फीयर है ये 2009 से जो है वो यूनेस्को के द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज नेटवर्क का बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो डिक्लेयर कर दिया है। तो इसलिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम 84, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव एन एलोट्रॉप। अब मैं पहले बता दूं आपको एलोट्रॉप होता क्या है। एलोट्रॉप और एलोट्रॉपिज्म इज द प्रॉपर्टी ऑफ सम केमिकल एलिमेंट्स टू एग्जिस्ट इन 2 और मोर डिफरेंट फॉर्म्स इन द सेम फिजिकल स्टेट। एक ही फिजिकल स्टेट में जब कोई एलिमेंट एक या दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है दैट इज़ नोन एज दिस एलोट्रॉपिक फॉर्म्स। जैसे अगर मैं आपको बताऊं ऑक्सीजन के जो है वो 2 एलोट्रॉप्स हैं, डायोऑक्सीजन O2 is the allotrope of oxygen and ozone O3 is also the allotrope of oxygen. So these are known as the allotropic form of the oxygen. ओके इसी तरह से यहाँ पे पूछा है किसके यहाँ पे एलोट्रोप्स नहीं है, तो यहाँ पे नाइट्रोजन के जो है वो एलोट्रोप्स नहीं है, नाइट्रोजन के एलोट्रोप्स नहीं होते हैं, तो यहाँ पे नाइट्रोजन के एलोट्रोप्स जो है वो नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 85, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, डायमंड इज़ हार्ड एंड ग्रेफाइट इज़ सॉफ्ट। ये बिल्कुल ठीक है कि डायमंड हार्ड होता है, ग्रेफाइट सॉफ्ट होता है। पहली स्टेटमेंट जो है वो सही है। डायमंड सॉफ्ट होता है, ग्रेफाइट हार्ड होता है, ये स्टेटमेंट गलत। डायमंड इज़ ए बैड कंडक्टर एंड ग्रेफाइट इज़ ए गुड कंडक्टर। अब देखिए डायमंड जो है वो इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर है और ग्रेफाइट जो है वो इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है, बट यहाँ पे ना इलेक्ट्रिसिटी नहीं दी हुई इन्होंने, और साथ में डायमंड जो है वो हीट का गुड कंडक्टर है, ठीक है, और ग्रेफाइट भी हीट का गुड कंडक्टर है, लेकिन यहाँ पे ना इन्होंने हीट बताया हुआ है ना ही इलेक्ट्रिसिटी बताया हुआ है। तो इसीलिए बाकी वाले ये वाला जो ठीक बनता था इसका, ये भी हम नहीं कह सकते क्योंकि बैड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी का तो है लेकिन इन्होंने इलेक्ट्रिसिटी लिखा नहीं है। यहाँ पे डायमंड गुड कंडक्टर हीट का तो है लेकिन हीट इन्होंने यहाँ लिखा नहीं है, तो ये दोनों जो हैं वो गलत ही माने जाएंगे क्योंकि इन्होंने इलेक्ट्रिसिटी जो है वो यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं किया हुआ है। ओके, अगर इलेक्ट्रिसिटी लिखा होता तो फिर ये वाला ठीक था,
अगर इलेक्ट्रिसिटी लिखा होता, लेकिन उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी नहीं लिखा, तो इसका फिर सही आंसर जो सही माना जाएगा वो ए बी ही माना जाएगा, ओनली फर्स्ट। ओके, नेक्स्ट 86, विच वन अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट थर्मल कंडक्टिविटी। तो थर्मल कंडक्टिविटी अगर मैं आपको समझाऊं कि थर्मल कंडक्टिविटी क्या होती है, तो थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ ए मटेरियल इज़ ए मेजर ऑफ इट्स एबिलिटी टू कंडक्ट हीट। कोई भी चीज़ जो है वो कितनी हीट को कंडक्ट कर सकती है, दैट इज़ कॉल्ड द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ दैट मटेरियल। तो सबसे ज़्यादा थर्मल कंडक्टिविटी स्टील की होती है, फिर दूसरे नंबर पे वाटर की, और फिर तीसरे नंबर पे वुड की। वुड की सबसे कम। अगर आप इसको सिंपल भाषा में समझ सको तो अगर आप खुली धूप में रखो, सबसे पहले गर्म कौन होगा, स्टील होगी, फिर वाटर होगा, फिर वुड होगा। वुड तो आपको पता है धूप में ही पड़ी होगा तो इतना ज़्यादा गर्म नहीं होता है। तो इसका सही आंसर हो गया सबसे ज़्यादा स्टील, फिर उससे कम वाटर, उससे कम वुड की। चलिए नेक्स्ट 87, ए बॉडी वेट्स 10 kg ऑन द इक्वेटर, एट द पोल्स इट इज़ लाइकली टू वेट। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को मैं आंसर बता देता हूँ आपको, फिर मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ। कहते हैं एक बॉडी अगर वेट 10 kg ऑन द इक्वेटर, इक्वेटर पे अगर उसका 10 kg वेट है, तो पोल्स पे बताओ उसका वेट क्या होगा, इंक्रीज़ होगा डिक्रीज़ होगा। तो फ्रेंड्स पोल पे ना जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, पोल्स पे और इक्वेटर पे ना 0.5 का डिफरेंस होता है। इक्वेटर पे 0.5 ग्रेविटेशनल फोर्स कम होती है, और पोल्स पे 0.5 यानी 0.5 जो है वो पोल्स पे ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वेटर से ज़्यादा होती है। तो जो एक्चुअली में हमारी बॉडी का वेट होता है ना, वो किसकी वजह से होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स, जो भी जितनी 3-4 फोर्सेज जो एग्जिस्ट करती हैं उनकी वजह से ही हमारी बॉडी का वेट होता है। तो सरफेस ऑफ द अर्थ पे अगर हम हैं, तो अगर हम उससे इक्वेटर पे जाते हैं ना, तो इक्वेटर के का जो डिस्टेंस है सेंटर ऑफ द अर्थ से वो कम है, और पोल्स का डिस्टेंस जो है वो ज़्यादा है। पोल्स का डिस्टेंस ज़्यादा है, ठीक है, सॉरी, पोल्स का डिस्टेंस कम है और इक्वेटर का डिस्टेंस ज़्यादा है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो हमारी अर्थ है वो बिल्कुल सफ़ेयर नहीं है, वो पोल्स से फ्लैटेंड है और सेंटर से जो है वो बल्ब शेप में है। तो इसीलिए सेंटर से इक्वेटर तक का डिस्टेंस थोड़ा सा कम है, और सेंटर से पोल्स का डिस्टेंस जो है वो सेंटर से पोल्स का डिस्टेंस ज़्यादा है, और सेंटर से इक्वेटर का डिस्टेंस ज़्यादा है, और सेंटर से पोल्स का डिस्टेंस कम है। इसीलिए अगर बॉडी सरफेस पे है, पोल्स पे जाएगी, तो उसका वेट जो है वो इंक्रीज़ करेगा, और अगर इक्वेटर पे है तो वो डिक्रीज़ करेगा। इक्वेटर पे डिक्रीज़ करेगा, पोल्स पे जाएगी, इक्वेटर से पोल्स पे जाएगी, क्योंकि पोल्स पे ग्रेविटेशन फोर्स इक्वेटर से ज़्यादा है, तो पोल्स पे इंक्रीज़ करेगा। तो यहाँ पे क्या होना था, मोर देन 10 kg। यहाँ पे सही आंसर आना है, क्योंकि इक्वेटर से जा रही है पोल्स के ऊपर, तो इक्वेटर पे 0.5 ग्रेविटेशन फोर्स जो है वो कम होती है पोल्स से, तो पोल्स पे थोड़ा सा ज़्यादा होगा स्लाइटली। और मैं आपको बता दूं किसी भी बॉडी का वेट जो है एट द सेंटर ऑफ द अर्थ कितना होता है, 0 होता है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो इस टॉपिक के रिलेटेड 4 क्वेश्चन आएंगे। एक क्वेश्चन आएगा सेंटर में वेट कितना हो जाएगा, सेंटर में वेट किसी भी बॉडी का 0 हो जाएगा। सेंटर ऑफ द अर्थ पे किसी भी बॉडी का वेट 0। अगर बॉडी इक्वेटर से पोल पे जाएगी वेट इंक्रीज़ करेगा, अगर पोल से इक्वेटर पे आएगी तो वेट जो है वो डिक्रीज़ करेगा। ओके, ये आपको 4 क्वेश्चन जो है वो इस टॉपिक पे बन सकते हैं। मैंने चारों क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉन्यूमेंट्स वाज फॉर्मली नोन एज ऑल इंडिया वार मेमोरियल। तो यहाँ पे ऑल इंडिया वार मेमोरियल जो है वो इंडिया गेट को बोला जाता है। इंडिया गेट को ऑल इंडिया वार मेमोरियल बोला जाता है। ऑफिशियली जो इंडिया गेट का नाम है, ऑफिशियल नेम दिल्ली मेमोरियल, ओरिजिनली कॉल्ड ऑल इंडिया वार मेमोरियल, मोनूमेंटल सैंडस्टोन आर्क इन न्यू दिल्ली डेडिकेटेड टू द ट्रूप्स ऑफ ब्रिटिश इंडिया हु डाइड इन वार्स फाउट बिटवीन 1940 टू 1990। ठीक है, 1940 और 1919 के बीच में जितने भी हुए थे मास्कर्स, उनके बीच में जो लोग मारे गए उनकी याद में ये जो है वो इंडिया गेट वार मेमोरियल बनाया गया है। ओके, तो इंडिया गेट को जो है वो ऑल इंडिया वार मेमोरियल बोला जाता है। 89, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज आर करेक्ट। द प्रीएम्बल इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये स्टेटमेंट ठीक है। द वर्ड्स सेकुलर एंड सोशलिस्ट हैव बीन ए पार्ट ऑफ द प्रीएम्बल सिंस इट्स इंस्पेक्शन, नॉट, ये गलत है, क्योंकि
सोशलिस्ट और सेकुलर जो हैं वो इसमें एडिड किए गए कॉन्स्टिट्यूशन में इन द टाइम्स ऑफ इंदिरा गांधी, एडिड इन द प्रियम्बल बाय 42nd अमेंडमेंट। 42nd अमेंडमेंट जब कॉन्स्टिट्यूशन में हुई 1976 में, तब जो है सेकुलर और सोशलिस्ट वर्ड जो है वो प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किए गए। इसका मतलब दूसरी स्टेटमेंट गलत है और प्रियम्बल जो है वो इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। ये केशवानंद भारती केस जो हुआ उसमें 13 जजेस की बेंच थी और आज तक हिस्ट्री में सबसे बड़ी बेंच वो मानी जाती है 13 जजेस की, उससे बड़ी बेंच जो है आज तक नहीं बैठी है। तो 13 जजेस की बेंच का ये फैसला था कि प्रियम्बल ऑफ द जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इंटीग्रल पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, बट ये इनफोर्सिएबल नहीं है। इनफोर्सिएबल का पोलिटी में मीनिंग होता है कि इसके बेसिस पे हम इसमें जो जो चीज़ें लिखी गई हैं प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में, उनके बेसिस पे हम कोर्ट में नहीं जा सकते हैं कि ये चीज़ प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी गई है, ये हमें नहीं मिल रही, तो हम कोर्ट पे इसके खिलाफ जो है वो केस नहीं कर सकते। लेकिन प्रियम्बल में जो जो चीज़ें लिखी गई हैं वो हम, अगर कोई प्रोविज़न या कोई आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन का हमें समझ नहीं आ रहा है तो उसका यूज़ हम प्रियम्बल का वहाँ पे समझने के लिए यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज प्रियम्बल इज़ द समरी, वी कैन से दैट द समरी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट इज़ द इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो सुप्रीम कोर्ट सेज दैट इट इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन छोटे से छोटे एग्जाम से लेके बड़े से बड़ा IAS के एग्ज़ाम तक ये क्वेश्चन बार बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है, क्योंकि बड़े सारे बच्चों को डाउट है, क्योंकि ये जो है ना प्रियम्बल इंटीग्रल पार्ट है या नहीं ये कहीं पे लिखा नहीं हुआ, ये सुप्रीम कोर्ट जो है वो जजमेंट देता है। क्योंकि जो बीरूवानी केस हुआ था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था इंटीग्रल पार्ट नहीं है, लेकिन उसके बाद 13 जज, उस केस में 8 जजेस की बेंच थी। फिर केशवानंद भारती केस जो आया उसमें 13 जजेस की बेंच थी, उन्होंने कहा था कि इंटीग्रल पार्ट है, और वो जजमेंट आज तक जो है वो चल रही है, क्योंकि उससे बड़ी बेंच जो है वो जजेस की आज तक बैठी ही नहीं है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज़ इलेक्टेड बाय एन इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ। जो वाइस प्रेसिडेंट है वो उसमें कौन कौन इलेक्शन में पार्ट लेता है? मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट। ये क्वेश्चन ठीक है, इसका ए पार्ट करेक्ट आंसर है। लोकसभा और प्रेसिडेंट की इलेक्शन में लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर जो है वो पार्ट लेते हैं। मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा ओनली, ये भी गलत। मेंबर्स ऑफ द लोकसभा ओनली, ये भी गलत। मेंबर्स ऑफ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट एंड द मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ स्टेट, ये भी गलत। तो यहाँ पे ए पार्ट इज़ द करेक्ट आंसर। लोकसभा और राज्यसभा दोनों के मेंबर जो है वो प्रेसिडेंट की इलेक्शन में पार्ट लेते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, 91। फ्रेंड्स, ये प्रेम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट है या नहीं, ये थोड़ा लंबा क्वेश्चन है। अगर इसको सेपरेटली मैं इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा प्रेम्बल के ऊपर, जिसमें मैं प्रेम्बल के सारे क्वेश्चन जो है वो आपको अच्छे से समझा दूंगा, क्योंकि प्रेम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो ये बार बार क्वेश्चन इसके ऊपर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसके ऊपर मैं एक सेपरेटली वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको सारे क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट करा दूंगा। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 91 है, नवरोज इज़ ए फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन इंडिया। नवरोज फेस्टिवल जो है फ्रेंड्स वो है पर्सिस का। अब ये फेस्टिवल क्या है मैं बता देता हूँ। नवरोज इज़ द ईरानियन न्यू ईयर। ईरान में न्यू ईयर जो है, पर्सियन लोग जो है वो ईरान में न्यू ईयर मनाते हैं नवरोज को, नवरोज एज ए न्यू ईयर। वाइडली नोन एज पर्सियन न्यू ईयर इज सेलिब्रेटेड एज रीजनल फेस्टिवल ऑब्जर्व्ड ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द ज़ोरोस्ट्रियन कैलेंडर। It is also known as the Navroj, which is derived from the Persian words Nav and Roj, which indicate a new day. The celebration occur around spring equinox around 21st March. और ये कब आता है? ये नवरोज जो है वो 21 मार्च जब ठीक है स्प्रिंग इक्विनॉक्स होता है तब ये मनाया जाता है। तो इंडिया के हिसाब से ये 21 मार्च को मनाया जाता है। ओके, नेक्स्ट, और ये पर्सियन एज ए उनका न्यू ईयर मनाते हैं, ये नया साल। ठीक है। 92 ऑफ विच सिग्निफिकेंट इवेंट ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल वाज द 100th एनिवर्सरी रिसेंटली कमेमोरेटेड।
तो फ्रेंड्स ये आपको पता होना चाहिए, ये एग्ज़ाम हुआ था 2018 में। अब 2018 में 100 साल किस मूवमेंट के हुए होंगे जो लगभग 1980 को मूवमेंट हुई होगी। तो मैं यहाँ पे सारी मूवमेंट आपको बता देता हूँ। इस क्वेश्चन को करने के लिए आप रिसेंटली न्यूज़ में भी रहता है जो भी करंट, ये करंट का क्वेश्चन है, करंट, ठीक है। लेकिन आप अगर आपको ये मूवमेंट पता है कब कब स्टार्ट हुई थी, तो मैं आपको बता दूं, चंपारण सत्याग्रह जो मूवमेंट है, ये वाली चंपारण सत्याग्रह जो है वो 1917 में स्टार्ट हुई थी। 1917 में स्वदेशी मूवमेंट जो है वो स्वदेशी मूवमेंट ये 1905 में स्टार्ट हुई थी। फिर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है ये 1920 में स्टार्ट हुई थी। और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है वो 1930 में स्टार्ट हुई थी। तो यहाँ से सीधा सीधा आपको आंसर पता है कि ये 2018 में एग्ज़ाम हो रहा है, तो किसके 100 साल पूरे हुए होंगे? चंपारण सत्याग्रह के 100 साल पूरे हुए होंगे। तो हमने कौन सी मनाई? चंपारण सत्याग्रह 2018 में हमने 100 साल इसकी एनिवर्सरी मनाई थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 93। नॉर्मली द पार्लियामेंट कैन लेजिस्लेट ऑन सब्जेक्ट्स एनुमरेटेड इन द, तो कहते हैं कि पार्लियामेंट जो है वो कौन कौन से नॉर्मली जो पार्लियामेंट है यानी लोकसभा और राज्यसभा जो है वो किसके ऊपर लाज बना सकते हैं, कौन कौन सी चीज़ों के ऊपर? देखो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, यहाँ पे 3 लिस्ट जो होती हैं, एक होती है यूनियन लिस्ट, एक होती है स्टेट लिस्ट। यूनियन लिस्ट वो होती है जिसमें वो चीज़ें लिखी गई होती हैं जिसके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट ला बना सकती है। स्टेट लिस्ट वो होती है जिसमें बहुत सारे चीज़ें लिखी होंगी जिसके ऊपर स्टेट जो है वो ला बना सकती है। एक होती है कंकरेंट लिस्ट। कंकरेंट लिस्ट में ऐसे टॉपिक आ जाते हैं जैसे फॉरेस्ट का हो, एजुकेशन हो, एजुकेशन पे स्टेट भी पॉलिसी बनाएगी, सेंटर भी बनाएगी। फॉरेस्ट को कंजर्व करने के लिए स्टेट भी पॉलिसी बनाएगी, सेंटर भी बनाएगी। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर हो, उनके ऊपर स्टेट भी लॉ बनाएगी, सेंटर भी बनाएगी। तो ये आते हैं कंकरेंट लिस्ट में, जिसमें स्टेट भी लॉ बना सकती है और सेंटर भी बना सकती है। फाइनेंशियल लिस्ट कोई होती ही नहीं है। और तो ये जो पार्लियामेंट है वो यूनियन और कंकरेंट लिस्ट पे लॉ बना सकती है, लेकिन उन्होंने बोला है कि यूनियन और स्टेट लिस्ट पे नहीं, स्टेट लिस्ट पे पार्लियामेंट लॉ नहीं बनाती है। तो इन ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पे सही आंसर आ जाएगा ए पार्ट। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने आपको समझा दिया क्योंकि इसमें 3 लिस्ट होती हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। एक रेजिड्यूरी पार्ट भी होता है कि जो बच गई चीज़ें वो सारी यूनियन के पास ही जाती हैं, सेंटर के पास जाती हैं। ओके, व्हाट इज़ द मिसिंग नंबर ऑफ द सीरीज? मोस्ट इजी क्वेश्चन। 7 में 6 ऐड करो। 7 में अगर हम, ये कितना है 7x, और यहाँ पे 21 है, यहाँ पे 31 है और यहाँ पे 43 है। देखो यहाँ पे अगर आप यहाँ पे 6 ऐड करते हो, 7 में 6 ऐड करते हो तो आ जाता है 13। इसमें फिर आप 8 ऐड करते हो, इसमें 8 ऐड करते हो तो आ जाता है 21। इसमें आप 10 ऐड करते हो तो आ जाता है 31। इसमें आप 12 ऐड करते हो तो आ जाता है 43। यानी ये 2 की एडिशन हो रही है, तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? 13 इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 95। एन ऑटोमोबाइल आउंड रेड्यूस्ड इन इस, तो फ्रेंड्स ये भी क्वेश्चन इजी है। कहते हैं कि प्राइस जो है पर लीटर पहले 40 था, 50 हो गया, कितनी चेंज आई? 10। तो कितना चेंज हुआ? ये 25%। ये चेंज हो रहा है पहली बार में, पहले स्टेप में चेंज हुआ 25%। मैं इसको ऐसे कर लेता हूँ, ठीक है। पहले रेट चेंज हुआ वो 25% हुआ, और नीचे 10 से 48 आ गई यानी 12%। तो नीचे भी चेंज जो है वो आ रही है 25%। ओके, नीचे भी चेंज कितनी आ रही है? 25%। अब फिर प्राइस 50 से 60 गया, 50 से 60 गया यानी प्राइस में कितनी चेंज आई? 20%। और यहाँ पे 48 से 40 गया यानी 8%। तो 8 ऑफ 48 ये भी यहाँ पे भी 20%। ठीक है, यहाँ पे आपने इसको लेना है 40 को। 40 का आपको पता ना, यहाँ पे 8 5 जो 40 होते हैं ना, 8 5 जो 40, तो यानी कितना चेंज हो रहा है? 20% चेंज हो रहा है ना। 20% हमने कंजप्शन 8 कंजप्शन कम की ना, 8 लीटर, तो कितनी कम हुई? 20%। तो जितना ऊपर चेंज हो रहा है प्राइस, उतने लीटर परसेंटेज हमारी कम हो रही है। आगे 60 to 65, ये फिर हमारी 25% हुई। 25% हमने फिर कम किया क्योंकि 60 था ना, तो 15 चेंज आ रही है। तो 15 4 जो 60 होते हैं यानी 25% इसमें चेंज हुई।
तो नीचे अगर 40 से 32 जा रहा है 8 तो 32 है ना, 8 4 जा 32, यानी यहाँ पे हमने कास्ट प्राइस 32 लेना है, 32 से लेना है इसको, ठीक है। इसका हमने कास्ट प्राइस ये लेना है और इसका हमने कास्ट प्राइस ये लेना है, क्योंकि यहाँ पे रिडक्शन हो रही है और यहाँ पे इंक्रीजन हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे 32 आएगा, तो यहाँ पे 25%। अब उसने 75 से बोल रहा है 80 जाना है, तो सिर्फ चेंज कितनी आई है, सिर्फ 5% की, 5% की चेंज आई है। तो इसको आप कर लो 5/75, 5/75 कितना हुआ, 1/15। तो यार 1/15 नीचे करो, 1/15 अगर हम नीचे करें 1/15 अगर हम किसका कर लें, 30 का कर लेते हैं, पहला ऑप्शन ही चेक कर लेते हैं। 30 का कर लिया तो ये कितना आया, 1/15 हमने 30 का किया तो आंसर आया 2। तो इसका मतलब यहाँ पे इसका सही आंसर, अब अगली बार जो उसकी कितने लीटर कम होगी, यहाँ पे 2 कम होगी। हमने निकाला ना, ऊपर से 115 आया, 115 को 30 से किया 2, यानी 2 लीटर कम होगी। तो जब इसमें से कंजप्शन 2 लीटर कम होगी तो आंसर सही आएगा 30। इसका आंसर सही आ गया 30। आप वीडियो को पास करके आराम आराम से समझ सकते हैं मैंने इसको क्वेश्चन को कैसे समझाया। इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए टेस्ट ए कैंडिडेट अटेम्प्टेड ओनली 10 क्वेश्चन एंड सिक्योर्ड 50%। इस क्वेश्चन को तो सॉल्व करने की ज़रूरत भी नहीं है, ये इतना ईजी है। देखो हर एक टेस्ट में कैंडिडेट ने जो है वो 10 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए और हर 10 क्वेश्चन में उसने 50% मार्क ले आए, यानी अगर एक मार्क्स का क्वेश्चन का तो उसने 0.55 उसने लाए हैं, ठीक है। तो इफ़ द अब अगर फ्रेंड्स देखो, अगर 10 ही क्वेश्चन होते तो उसने 50% मार्क्स लाए हैं एक क्वेश्चन में, तो फिर उसके 50% ही मार्क्स होने थे। लेकिन मार्क्स जो है वो 25% ओवरऑल हुए हैं। इसका मतलब क्वेश्चन कितने थे, क्वेश्चन 20 थे। क्वेश्चन जब 20 थे तो उसने 10 किए, 10 में से भी उसने आधे आधे मार्क्स लाए, यानी उसने 5 मार्क्स लाए। तो 5 जो है वो 20 के कितने हैं, 20% है। 5 जो है वो 20 के कितने हैं, 20% है। तो इसका मतलब टोटल क्वेश्चन कितने थे, 20 थे। इसी क्वेश्चन सॉल्व करने की भी ज़रूरत नहीं है। ए फादर इज़ 9 टाइम्स एल्ड ओल्ड एज हिज सन। चलिए हम ऐसा करते हैं कि बेटे को एज को एक्सलेट कर लो। तो फादर कितना है, यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ। फादर इज इक्वल टू एज ओल्ड एज हिज सन 9 टाइम्स, तो 9x। एंड द मदर इज़ 8 टाइम्स, यानी m किसके इक्वल है, 8x के इक्वल है। और सम उनके फादर और मदर के एजेस का कितना है, 68, यानी 9x प्लस 8x कितने होते हैं, 17x इज इक्वल टू 68। तो x किसके बराबर आएगा, 68/17, 68/17 आएगा 4। तो 68/17 आ गया कितना, इक्वल टू 4। तो सन की एज कितनी होगी, 4। कितना इजी क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन डाले हुए हैं 4। फ्रेंड्स क्वेश्चन इजी है लेकिन ट्रिकी है, तो जो ट्रिक से सॉल्व करेगा उसके लिए इजी है, जिसको ट्रिक नहीं आएंगे उसके लिए डिफ़िकल्ट है। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 98। ईच ऑफ ए बी एंड सी डी हैज़ 100 रुपीज़। चलिए हम इसको क्वेश्चन को ऐसे करते हैं, ए के पास भी कितने हैं 100, बी के पास भी कितने हैं 100, सी के पास भी 100 और डी के पास भी 100 है। चलिए ओके, फिर उसने क्या कहा कि ए पेज ₹20 टू बी। ए ने बी को 20 दिए तो ए के पास पीछे बच गए अब 80। ओके, और इसके पास हो गए 120। बी हु पेज 10 टू सी, इसके पास इसने 20 इसको दिए, इसके पास 120 हो गए, इसने इसको 10 दे दिए तो इसके पास बचे 110। 10 दे दिए सी को, इसने 10 दे दिए हैं सी को। हु गार्ड्स ₹30 फ्रॉम डी, सी को इसने 10 दिए, चलिए ये 10 दे देते हैं। अब सी को 30 किससे मिले, डी से भी मिले, तो इसको 30 और मिल गए, तो इसके पास रह गए हैं अब डी के पास 70 और इसके पास हो गए हैं सॉरी यहाँ 30 है, ये 30 है, ठीक है। तो ये कितना हो गया है 140, तो 140 हो गया। अब इसकी स्टेटमेंट को देखते हैं। सी इज़ द रिचेस्ट, बिल्कुल ठीक है, सी रिचेस्ट है। डी इज़ द रिचेस्ट, गलत, डी तो सबसे कम है, डी सबसे पोर है। ओके, सी हैज़ मोर देन वट ए एंड डी, ए और डी के मिला के कितने हो रहे हैं 150। तो सी के पास ए और डी से ज़्यादा है, नहीं 10 कम है, तो ये भी गलत।
डी इज़ रिचर दैन बी, डी जो है वो बी से ज़्यादा रिच है ना, डी तो सबसे पोर है, तो इसकी सही स्टेटमेंट जो बनती है सी इज़ द रिचेस्ट। ओके, ये क्वेश्चन मैंने आपको समझा दिया ओरली, सी इज़ द रिचेस्ट, इसका आंसर आ गया सी इज़ द रिचेस्ट। चलिए नेक्स्ट 99, राम एंड अफजाल स्टार्ट फ्रॉम द सेम पॉइंट इन अपोजिट डायरेक्शन। चलिए यहाँ से अपोजिट डायरेक्शन में स्टार्ट करना है, हम मान लेते हैं एक ने इस साइड किया, एक ने इस साइड किया। आफ्टर ईच किलोमीटर मान लेते हैं ये 1 किलोमीटर है, ये भी 1 किलोमीटर है। राम ऑलवेज टर्न्स लेफ्ट, राम जो है सपोज कर लीजिए ये राम था, ये लेफ़्ट को मुड़ेगा, लेफ़्ट को मुड़ेगा यानी ऐसे मुड़ेगा, ये ऐसे, ये 1 किलोमीटर हो गया। और ये जो अफजाल, हम अफजाल इसको मान लेते हैं, ये अफजाल है, ये ऑलवेज़ राइट मुड़ रहा है, तो इसके अकॉर्डिंग राइट यहाँ है, इस तरफ है इसके अकॉर्डिंग राइट, ठीक है। तो ये भी 1 किलोमीटर, अब ये भी 1, ये भी 1, अब ये दोबारा किस तरफ मुड़ेगा, ये राइट को मुड़ता है, ये हर बार अफजाल जो है वो हर बार राइट को मुड़ता है, तो ये दोबारा इस तरफ मुड़ेगा आफ्टर 1 किलोमीटर। ये हर बार लेफ़्ट को मुड़ता है, तो ये भी 1 किलोमीटर। तो अब यहाँ पे ये भी 1 है ना, ये भी 1, अब ये 3 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करके 1 1 1 3 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करके दोबारा एक बार मिल गए हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन पढ़िए ध्यान से, इस क्वेश्चन के 2 आंसर निकल सकते हैं, आपने ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है। आफ्टर बोथ हैव ट्रैवल 2 किलोमीटर द डिस्टेंस बिटवीन दैम इज़ 4, जब ये 2 किलोमीटर ट्रैवल करेंगे 1 और 1 यहाँ पे पहुँचे होंगे, तो इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, 4 होगा। तो इनके बीच जब ये जहाँ होंगे और जहाँ होंगे, इनके बीच का डिस्टेंस 4 नहीं होगा, इनके बीच का डिस्टेंस कितना होगा, 2 होगा। ओके, ये भी गलत है, ये भी गलत। फ्रेंड्स, अगर इनिशियल पॉइंट से बोला गया होता ना, अगर इनिशियल पॉइंट से पूछा गया होता तो फिर √2 होना था कि दोनों का इनिशियल पॉइंट से कितना डिस्टेंस है, √2, क्योंकि ये डिस्टेंस हमने बाय पाइथागोरस थ्योरम निकाल लेना था। लेकिन इन्होंने इनिशियल डिस्टेंस नहीं बोला है। दे मीट आफ्टर ईच हैज़ ट्रैवल 3 किलोमीटर, जब ये 3 किलोमीटर ट्रैवल डिस्टेंस कर रहे हैं तो ये मिल रहे हैं। बिल्कुल ठीक बात बोली इसने कि जब ये 3 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं तो यहाँ पे आके ये मिल रहे हैं। दे मीट फॉर द फर्स्ट टाइम आफ्टर ईच हैज़ ट्रैवल्ड 4 किलोमीटर, कहता है जब ये 4 किलोमीटर ट्रैवल कर रहे हैं तो ये फिर पहली बार मिल रहे हैं। गलत, देखो ना, पहली बार तो ये जहाँ पे 3 किलोमीटर पे ही मिल गए थे, 4 किलोमीटर पे तो ये दोबारा इनिशियल पॉइंट पे पहुँच जाएंगे जहाँ से इन्होंने स्टार्ट किया था। 4 किलोमीटर पे ये वहाँ पे पहुँच जाएंगे यहाँ से इन्होंने स्टार्ट किया था। 3 किलोमीटर में ये पहली बार मिल रहे हैं, वो 4 किलोमीटर में ये इनिशियल पॉइंट पे पहुँचेंगे और साथ में दूसरी बार मिल जाएंगे। दे नेवर मीट, तो यहाँ पे अगर इन्होंने इनिशियल पॉइंट का कंसेप्ट दिया होता ना कि वो इनिशियल पॉइंट पे 4 किलोमीटर के बाद पहुँचेंगे, फिर आपका सी पार्ट आंसर था। या वो ये कहते कि इनिशियल पॉइंट पे कब मिलेंगे, तब भी 4 किलोमीटर के बाद ही मिलना था इनिशियल पॉइंट पे, लेकिन उन्होंने इनिशियल पॉइंट नहीं बोला है। तो इसका मतलब इसका सही आंसर बी पार्ट है कि ये 3 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद जो है वो दे मीट आफ्टर ईच, हर एक जो है वो 3 किलोमीटर के बाद मिलेगा। दे मीट आफ्टर ईच हैज़, हर एक जब 3 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करेगा तो मिलेगा। फ्रेंड यहाँ पे आफ्टर दे मीट आफ्टर ईच, हर एक जब 3 किलोमीटर डिस्टेंस, यानी जब ये भी 3 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करेगा और ये भी 3 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करेगा तो यहाँ पे आके ये मिल जाएगा। ये इसका राइट आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100। 2 इक्वल ग्लासेस ऑफ द सेम टाइप आर रिस्पेक्टिवली 1/3 एंड 1/4 फुल ऑफ मिल्क। चलिए मैं सपोज कर लेता हूँ कि टोटल क्वांटिटी जो मिल्क की है, ग्लास की है कैपेसिटी, वो 12 यूनिट है। ठीक है, 12 यूनिट है, तो 12 यूनिट में से फर्स्ट ग्लास की कितनी है, ये मैं ग्लास 1 ले रहा हूँ और ये मैं ग्लास 2 ले रहा हूँ। ठीक है, फर्स्ट ग्लास की 3 यूनिट आ गया फिर फर्स्ट ग्लास में, और सेकंड ग्लास में 4 यूनिट आ गया। ठीक है, क्योंकि टोटल यूनिट मैंने 12 सपोज किया है, तो 3 और 4 यूनिट, एक ग्लास में 3 यूनिट आ रहा है, दूसरे ग्लास में 4 यूनिट आ रहा है। तो अगर एक ग्लास की कैपेसिटी 12 यूनिट है तो 2 ग्लास है, टोटल कैपेसिटी कितनी हो जाएगी, 24। टोटल कैपेसिटी हो जाएगी 24। ध्यान दीजिए क्वेश्चन को, टोटल कैपेसिटी 24 हो जाएगी। द ग्लासेस आर देन फिल्ड टू द ब्रिम, यानी मुँह ऊपर तक फुल भरे गए वो पानी के साथ, फिर उनको एक घड़े में डाल के मिक्स किया गया। अब बताइए कि पानी और मिल्क की कितनी रेशो होगी।
तो देखो ना टोटल कैपेसिटी कितनी हुई थी दोनों ग्लासेस की 24। यहाँ पे कितना मिल्क है 3 यूनिट और 4 यूनिट 7 यूनिट। 24 से 7 निकालिए, 24 से जब हम 7 निकालेंगे 17, तो 17:7 इज़ द करेक्ट आंसर। 17 यूनिट जो है वो वाटर होगा, 7 यूनिट जो है वो मिल्क होगा, क्योंकि 7 यूनिट मैंने यहाँ पे बता दिए ना आपको। अब यहाँ पे 12 यूनिट ले लो, और कुछ ले लो जो 3 और 4 के टेबल में आना चाहिए, ठीक है। और भी आप ले सकते हो 3 और 4 के यूनिट में आ जाए, टेबल में आ जाए जो वो भी आप सपोज कर सकते हो, आपका आंसर जो है वो ठीक ही आएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रेंड्स ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो हम ऐसा करते हैं कि 100 तक क्वेश्चन जो है वो इस वीडियो में सॉल्व करते हैं, और जल्द ही मैं आगे वाली वीडियो में अपलोड करूंगा जिसमें हम 101 से लेके 120 तक क्वेश्चन जो है वो अटैम्प्ट करेंगे, और जिसके साथ ही आपका ये JKPSI 2018 का क्वेश्चन पेपर जो है वो ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद JKP कांस्टेबल का जो पेपर हुआ है प्रीवियस ईयर, हम उसको उठाएंगे और उसको भी आपके साथ ऐसे ही पूरा जो है वो कम्प्लीटली विद डिटेल आंसर जो है वो डिस्कस करेंगे। फ्रेंड यहाँ पे हमारा माटो ये है कि आपको क्वेश्चन इन डेप्थ समझ आए, आपको ये समझ आए कि क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाते हैं, हिस्ट्री के टॉपिक कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से टॉपिक को आपको किस तरीके से पढ़ना है, ताकि आपको एग्ज़ाम में जो है वो क्वेश्चन आपके निकल जाएँ, एग्ज़ाम में आप क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर पाओ। तो इसीलिए आप जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। जल्दी ही हम मिलेंगे आपके साथ, तब तक के लिए बाय बाय।